हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? हमारी सीरीज जो चल रही है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 में एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके अंदर आपने फर्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट एसिड की डिटेल आपने पढ़ी होगी। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग लेकर आ रहे हैं कंप्लीट बेस। आफ्टर दिस वी विल एक्सप्लोर इन द नेक्स्ट क्लास पीएच, और पीएच के बाद हम लोग सॉल्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो टुडेज टॉपिक कंप्लीट सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, विच इंक्लूड टाइप्स ऑफ बेसेस, आर्हेनियस कंसेप्ट of bases, preparation and general characteristics, and the test related with indicator about bases. So myself Dr. PK Singhal, और आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो ये लगातार देखते रहिए, बहुत ही अल्टीमेट सीरीज चल रही है जिसके अंदर पूरी क्लास 10 सीबीएसई को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया जा रहा है। क्लास 10 सीबीएसई के बहुत सारे टॉपिक आईएससी में भी आईसीएसई में भी यूजेबल है। तो आप अगर स्टूडेंट हैं सीबीएसई की जगह आईसीएसई या किसी दूसरे बोर्ड के, तो भी आप इसको देखिए, आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि टॉपिक मोर और लेस सेम रहते हैं, बट वी हैव टू मेक अ काइंड ऑफ बाउंड्री सो दैट वी कैन एक्सप्लोर इन अ सिस्टमैटिक वे। सो लेट्स स्टार्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट इन टर्म्स ऑफ बेस। तो बेस बेटा क्या होते हैं? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बेस, सो व्हाट डज मीन बाय बेस? दे आर the substances which are having bitter यानी कड़वा, bitter taste, having slippery और soapy touch, यानी जब आप इसको टच करते हैं तो ऐसा लगता है स्लिपरी और सोपी टच, साबुन जैसी किसी चीज को हाथ लगाया। एंड दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू करते हैं। आप एसिड वाला अगर क्लास देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपके कंसेप्ट ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लोर होंगे, ज्यादा बेहतर रहने वाले हैं। तो ये एक जनरल मीनिंग है बेटा बेस को स्टार्टिंग से समझने के लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस की। तो टाइप्स ऑफ बेसिस ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हैं टाइप ऑफ बेसिस को। बेसिकली वी आर हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ बेस। वन इज वाटर सॉल्युबल एंड अनदर वन इज वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल बेस को आप लोग एल्कली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली। और वाटर इनसॉल्युबल बेसिस विच आर नॉट एल्कली बट दे आर बेस। एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर वाटर इनसॉल्युबल बेसिस की बेटा, तो इसमें CuO आपके पास है, Cu2O है, इसमें FeO है, FeOH होल ट्वाइस, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। दीज आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल विच वी आर हैविंग अबाउट water insoluble bases. Now we are talking about water soluble bases. अगर water soluble base के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आपका एक KOH बड़ा पॉपुलर है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये काफी पॉपुलर एल्कलीज हैं। एल्कली जितने भी होंगे बेटा वो बेस तो होंगे ही। हाँ, सारे बेसिस को आप एल्कली नहीं बोल सकते। इट मींस अ पॉपुलर कंसेप्ट यू कैन से। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम नोट डाउन करेंगे कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस। सभी एल्कली बेस होते हैं। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। सभी बेस एल्कली नहीं होते हैं। जैसे ये इधर जो लिखा है वो बेस तो है लेकिन ये एल्कली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है। गॉट इट?
यहां पर जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, 5 एग्जांपल्स लिखे हैं, इनके बारे में आपको जनरल यूजेस भी पता होने चाहिए। तो साथ में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये KOH, NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कहां कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्चुअली इनके यूजेस क्या हैं। अगर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की बात बताऊं, इसको आप कास्टिक पोटाश भी बोलते हैं, इसको आप KOH को। तो KOH एक तो बेटा सोप इंडस्ट्री में यूज होता है साबुन बनाने के लिए, ठीक है ना। एक इसको हम पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं और इसको हम पेट्रो इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। पेट्रो इंडस्ट्री में रिफाइनिंग के समय पर भी यूज किया जाता है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें NaOH की, तो ये बहुत ही पॉपुलर सोप इंडस्ट्री में होने वाला, सोप के अंदर अगर हमें बनाना है सोप तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑयल या फैट के साथ मिक्स करके हम लोग सोप बना सकते हैं। इसके अलावा इसके इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं, इसके काफी सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से बना सकते हैं। अगर NH4OH जिसको आप एक्वस अमोनिया भी बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो यूज है, एक तो रिमूवल ऑफ ग्रीस स्टेन, जो ग्रीस के दाग होते हैं, ग्रीस स्टेन को साफ करने के काम आता है। एज वेल एज ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट है विच विल हेल्प us to know about the different cation present in a particular salt, ये पहचानने के लिए भी NaOH और NH4OH दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा एक तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा कहां पर यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो व्हाइट वॉश हम लोग करते हैं दीवार पर, वहां यूज कर सकते हैं आप। व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप लोग स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं और स्लेक्ड लाइम की वजह से इसको कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए लाइम वाटर के नाम से भी यूज किया जाता है। तो दीज आर जनरल यूजेस। अभी बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा अलग तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो बहुत अच्छा एल्कली है, जिसका बेटा पीएच को हम आगे वैसे डिटेल पढ़ने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली इसका पीएच सॉल्यूशन का 10 के आसपास होता है, यानी बहुत अच्छा एल्कली है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बहुत ही पॉपुलर एंटा एसिड है बेटा। एंटा एसिड उन मेडिसिन को बोलते हैं जब आप अनईजी हो जाते हैं ओवर एसिडिटी की वजह से, तो आप जिस टाइप के एंटा एसिड्स जो मेडिसिन यूज करते हैं उसका जो मेन कंपोनेंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मार्केट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी मिलता है और ये डिफरेंट टाइप की जो एंटा एसिड्स मेडिसिन होती हैं वहां पर भी डिफरेंट सिरप्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे को लगता है कि एक बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को यहां पर समझ में आया कि बेस क्या होता है, टाइप्स कैसे होते हैं, एल्कली कैसे डिफरेंट है बेस से। एल्कली जो वाटर सॉल्युबल है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली वाला कंसेप्ट, साथ में आपको कुछ पर्टिकुलर यूजेस क्लियर हो गए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और बेहतर डिटेल से पढ़ने के लिए। नाउ लेट्स हैव द मीनिंग ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस ने बेटा, आर्हेनियस केमिस्ट्री के अंदर वो पहले साइंटिस्ट माने जाते हैं जिन्होंने एसिड और बेस को केमिकली हम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आर्हेनियस का कहना था कि all those substances which when dissolved in water produces OH minus ion, hydroxyl ion, OH minus ions into the solution। इन्होंने हमें ये बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व किया जाएगा, पानी में डिसॉल्व करने के बाद वे अगर OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। देखिए अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन
OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर बेटा हाई है, अगर किसी सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन अगर हाई है तो आप इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे में उसको आप स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए, जैसे एग्जांपल है KOH, इसके साथ अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं इसका, यानी एक्वस मैं यहां लिख दे रहा हूं, यानी एक्सेस ऑफ वाटर आप ऐड कर रहे हैं, NaOH यानी आपने एक्सेस ऑफ वाटर को ऐड किया है, तो इट विल डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली लाइक दिस वे। It will dissociate almost completely into the aqueous solution and produces very high concentration of OH minus. That is why they are known as strong base. ये काफी सारे concentration provide कराएंगे आपको OH minus आयन की, इसलिए इनको strong base बोलते हैं, क्योंकि ये जो KOH और NaOH एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए हैं, they dissociates almost completely. ये लगभग पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। पूरा डिसोसिएट होने की वजह से OH माइनस आयन कंसंट्रेशन को ज्यादा कर देंगे और इसीलिए आप इनको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। दूसरी साइड अगर हम लोग देखते हैं बेटा कि अगर किसी सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, चलो इधर से लिखते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन अगर लो है बेटा, तो ऐसे केस में आप इनको वीक बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक बेस इनको बोला जाता है। जैसे अगर हम लोग की बात करें NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो अगर यहां पर हम एक्वस मीडियम ले रहे हैं, यानी काफी सारा पानी हम लोगों ने डाल दिया, तो ये डिसोसिएट तो होंगे NH4 प्लस OH माइनस में, ये भी डिसोसिएट हो गया, कैल्शियम 2 प्लस 2OH माइनस, बट यहां पर मैं रिवर्सिबल साइन का इस्तेमाल कर रहा हूं। इट मींस ये बेसिकली पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होंगे, और ये पूरी तरीके से बेटा डिसोसिएट नहीं होंगे तो दे विल प्रोड्यूस वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज दे डिसोसिएट्स ओनली पार्शली। ये थोड़ा बहुत ही डिसोसिएट हो पाते हैं एक्वस मीडियम के अंदर, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई दे प्रोड्यूस वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन एंड दे आर नोन एज वीक बेस। साथ में एक और छोटा सा पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं एसिडिटी। इसको पॉइंट को समझते हैं हम लोग, एसिडिटी ऑफ अ बेस। एसिडिटी ऑफ अ बेस, जैसे बेस एसिड के लिए बेसिसिटी होती है, वैसे ही बेस के लिए एसिडिटी होती है। उसमें क्या होता है कि कितने OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल आपका बेस प्रोड्यूस कर पा रहा है। जैसे यहां पर अगर हम KOH की बात करते हैं तो इट इज प्रोड्यूसिंग 1 OH माइनस, तो इसलिए मैं KOH किस टाइप का बेस होगा बेटा, इसको मैं बोलूंगा मोनो एसिडिक बेस। क्या बोलूंगा मैं इसको? मोनो एसिडिक बेस। सिमिलरली NaOH is producing 1 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल, तो ये भी कैसा हो गया? मोनो एसिडिक बेस। सिमिलरली NH4OH के बारे में अगर आप बात करते हैं तो ये भी 1 OH माइनस प्रोड्यूस करके दे रहा है, ये भी एक मोनो एसिडिक बेस है। लेकिन अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 OH माइनस आयन इन्होंने प्रोड्यूस करके दिए। इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस टाइप का बेस हो गया बेटा? ये डाई एसिडिक बेस हो गया, डाई एसिडिक बेस। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं AlOH होल थ्राइस, तो ये कैसा बेस है? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इट कैन रिलीज 3 OH माइनस आयन, इट मींस इट इज अ ट्राई एसिडिक बेस। सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड विद द आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस ने हम लोग को स्ट्रेंथ के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, और साथ में एक और क्लासिफिकेशन हम लोगों ने समझ लिया विच इज रिलेटेड विद द एसिडिटी ऑफ अ बेस। यहां पर अब हम NaOH, NH4OH, KOH को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बेटा अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रिपरेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रिपरेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफी सारा नया लर्निंग आपका होने वाला है, तो आप अच्छे से समझते रहिए। देखिए सबसे पहली बात है कि जो बेसेस होते हैं
जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं दे आर कोरोसिव नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग के स्किन के ऊपर NaOH या KOH का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आ गया तो हमारी स्किन को वो खराब कर देगा, इरिटेशन और इचिंग क्रिएट करेगा। तो ये हमारी स्किन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो काफी कोरोसिव नेचर के हैं। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करते हैं कि अगर हमारे पास एल्कली मेटल या फिर हम बोलें एल्कली अर्थ मेटल, जिसमें मेन हमारे पास बेटा सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनकी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, यानी इनको पानी में डाल दिया जाए, एक्वस सॉल्यूशन इनका तैयार किया, पानी में डाल दिया, पानी में डालने से दे विल फॉर्म देयर कॉरेस्पॉन्डिंग बेस, ये कॉरेस्पॉन्डिंग बेस बना रहे हैं। यहां पर है पोटेशियम तो KOH बनाएगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। साथ में दे रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहां पर 2 आया, यहां पर 2 2 2, रिएक्शन बैलेंस हो गई, अगेन 2 2 2, रिएक्शन बैलेंस होगी। ये बेटा ये जो रिएक्शंस हमने लिखी हैं एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, जब एक्वस मीडियम में जाएंगे यानी पानी के थ्रू आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो दे आर फॉर्मिंग देयर कॉरेस्पॉन्डिंग बेसेस, ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग बेस तो बना रहे हैं, जिसको आप एल्कली हैं ये आप जानते ही हैं। साथ में ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहे हैं, और ये रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है बेटा। कैसे रिएक्शंस हैं ये, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक से होता क्या, जरा एक पॉइंट हम यहां पर समझ ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर पानी है, ये दूसरा कंटेनर है, यहां पर आपके पास वाटर है, ये थर्ड कंटेनर है, यहां पर आपके पास वाटर है। बहुत ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। अभी अगर मैंने यहां पर बेटा मैंने डाला सोडियम, यहां पर क्या डाला मैंने, सोडियम, किसके अंदर डाला, वाटर के अंदर। दूसरे में मैंने डाला पोटेशियम, कहां डाला, वाटर के अंदर। यहां पर मैंने डाला कैल्शियम, कहां पर, वाटर के अंदर। देखिए डायग्राम के अंदर एक छोटा सा पॉइंट आपको क्लैरिटी के साथ आ रहा होगा, वो ये कि मैंने सोडियम को फ्लोट करते हुए दिखाया पानी के ऊपर, पोटेशियम को फ्लोट करते हुए दिखाया, बट कैल्शियम को मैंने सिंक डाउन होते हुए दिखाया, यानी डूबे हुए, क्योंकि कैल्शियम की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, पोटेशियम और सोडियम की डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो मेक सेंस, लॉजिक क्रिएट हुआ। अब होता क्या, ये रिएक्शन जैसे ही शुरू होगी बेटा, तो शुरू होने से क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होना शुरू हो गया बेटा। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, क्लियर। हाइड्रोजन गैस इज अ कंबस्टिबल नेचर ऑफ गैस। हाइड्रोजन कैसी गैस है, कंबस्टिबल नेचर की है। प्रोसेस कैसा है बेटा, एक्सोथर्मिक, यानी हीट मिल गई, रिएक्शन में हीट मिल गई, हाइड्रोजन गैस मिल गई, इमीडिएटली यहां पर क्या होगा, यहां पर आग लग जाएगी, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी यहां पर, यानी सोडियम मेटल स्टार्ट्स बर्निंग विद वाटर, सिमिलरली पोटेशियम मेटल स्टार्ट बर्निंग विद वाटर। लेकिन कैल्शियम में ये प्रोसेस थोड़ा लेट होगा। क्यों लेट होगा, क्योंकि कैल्शियम तो पानी के अंदर है, डूबा हुआ है। तो धीरे धीरे से क्या होगा, ये हाइड्रोजन के ये जो बबल्स हैं ये इस कैल्शियम के चारों तरफ चिपकने वाले हैं, चिपकेंगे तो कैल्शियम की डेंसिटी को कम करके फ्लोट करा देंगे, फ्लोट करा के ये इस कैल्शियम को ले आएंगे बेटा ऊपर, समझ गए ना। पूरे बबल्स यहां पर आ गए तो ये नीचे से ऐसे ऊपर करके फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा। अब फ्लोट करने के बाद यहां पर थोड़े समय में आग लगेगी। यहां पर जब सोडियम जलना शुरू करता है तो ये गोल्डन येलो फ्लेम के साथ जलेगा बेटा। किस कलर के साथ, गोल्डन येलो फ्लेम। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम थोड़ा सा लिलेक बोलते हैं या वॉयलेट फ्लेम के साथ ये जलने वाला है। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम रेड, कुछ लोग इसको ब्लड रेड भी बोलते हैं, तो रेड कलर की फ्लेम के साथ कैल्शियम, कुछ लोग इसको ब्रिक रेड बोलते हैं, ये रेड कलर की फ्लेम के साथ यहां पर कैल्शियम जलना शुरू हुआ। तो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, और ये ऑब्जर्वेशंस आपको साथ साथ में मिल सकती हैं। जल्दी से नया वाला टॉपिक एक्सप्लोर करते हैं जो प्रिपरेशन ऑफ जनरल कैरेक्टर पर चल रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं बेटा।
तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास अगर जैसे हम लोग बात करते हैं कि मेटल का नाइट्रेट है, इसको अगर थर्मली यानी हीट किया जाए तो यहां पर आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, साथ में NO2 गैस रिलीज होगी अलोंग विद ऑक्सीजन गैस। तो जैसे मेटल का नाइट्रेट हम लोगों ने लिया बेटा लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को अगर मैं हीट करता हूं तो मेरे को लेड ऑक्साइड मिलेगा विच इज अ बेस, नॉट एन एल्कली बट इट इज अ बेस, बेस तो है ही, साथ में आपको NO2 गैस मिलेगी और ऑक्सीजन को रिलीज कराएगी। इसको बैलेंस करते हैं, 2 लगाया, नाइट्रोजन हो गया 4, तो यहां पर 4 लगाया, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 2 जा 12, 2 प्लस 8 प्लस 2 12, रिएक्शन को बैलेंस हो चुका है। इस तरीके से मेटल नाइट्रेट या अगर हम कॉपर का नाइट्रेट ले रहे हैं तो भी आपको इसी पैटर्न पर रिएक्शन मिल जाएगी, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, NO2 गैस रिलीज होगी और ऑक्सीजन, बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में ले रहे हैं, अगर आप मेटल कार्बोनेट ले रहे हैं, मेटल कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, थर्मली डिकम्पोज करना, दैट इज हीट करना, तो यहां पर बेटा मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अगर मेटल का बाइकार्बोनेट लिया तो उस केस में वाटर भी रिलीज हो सकता है। जैसे मैंने Na2CO3 लिया, इसको मैंने हीट किया, तो याद रखिए सोडियम का कार्बोनेट और पोटेशियम का कार्बोनेट K2CO3 एंड Na2CO3, इनको ये ऐसे मेटल कार्बोनेट हैं जिनको आप थर्मली डिकम्पोज नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, पोटेशियम का कार्बोनेट और सोडियम का कार्बोनेट थर्मल डिकम्पोजिशन पर मेटल ऑक्साइड आपको नहीं देने वाला है, तो ये तो आप अलग करके रखिए, छोड़ के रखिए। अब सपोज करते हैं मैंने कैल्शियम का कार्बोनेट लिया, इसको हीट किया, तो यहां आपको कैल्शियम का ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। कैल्शियम का ऑक्साइड मिलना यानी मेटल का ऑक्साइड, एंड वी नो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये किस नेचर का होगा बेटा? बेसिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। सिमिलरली अगर मैं कॉपर कार्बोनेट ले रहा हूं, कॉपर कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूं तो CuO CO2 मेरे को मिल रहा है, इस केस में आपको मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, और मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? अगेन वही बेसिक नेचर के होते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट किस नेचर के होते हैं? ये होते हैं बेसिक नेचर के, बेसिक इन नेचर, ये होते हैं बेटा बेसिक नेचर के। लेकिन याद रखिए कुछ ऐसे मेटल के कार्बोनेट्स, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि बेसिक नेचर के कंपाउंड्स ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं बनाते हैं, वो एम्फोटेरिक बनाते हैं। जैसे लेड ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक नेचर का नहीं माना जाता, ये एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स साथ साथ में देखने को मिलते हैं। तो लेड ऑक्साइड है बेटा, जिंक ऑक्साइड है इस कैटेगरी के अंदर, फेरस ऑक्साइड है इस कैटेगरी के अंदर, काफी सारे एग्जाम्पल हैं, स्टेनस ऑक्साइड है, काफी सारे एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि ये मेटल के ऑक्साइड्स हैं विच आर नॉट बेसिक रादर दे आर एम्फोटेरिक। किस नेचर के हैं ये? एम्फोटेरिक नेचर के हैं। अब यहां पर एक पॉइंट के बारे में, चलो इसको हटा दे रहा हूं फिर बात करता हूं। देखिए बेटा, अगर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है, अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, जिंक के साथ यानी मेटल के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, कुछ स्पेसिफिक हैं जिनके साथ हम करा सकते हैं, सभी के साथ नहीं करा सकते। व्हेन स्ट्रॉन्ग एल्कली रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को स्पेशल टाइप के सॉल्ट मिलते हैं। यहां पर Na2ZnO2 हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज होने वाली है। सिमिलरली यहां पर NaAlO2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है। सबसे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस कर ले रहे हैं, सोडियम 2 आ चुका है, तो सोडियम 2 आई थिंक रिएक्शन इज बैलेंस। सोडियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, सोडियम को 2 करना पड़ेगा क्योंकि वी नीड ऑक्सीजन 2, तो सोडियम 2 किया यहां पर, तो यहां पर एल्यूमिनियम के साथ इसका मतलब वाटर आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो वाटर मैंने लिया, 2 हटा दिया, तो नाउ
सोडियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन रिलीज होकर गई तो हाइड्रोजन H2, NaOH, इसको बेटा बैलेंस करते हैं 2 2, ऑक्सीजन इंक्रीज हो गई, यहां से वाटर की तरफ से ऑक्सीजन हमने फिर से 4 कर लिया। एल्यूमिनियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन 4 और ये हो गया 6, तो हाइड्रोजन 6। सो दिस इज द बैलेंस। इसका नाम है बेटा सोडियम जिंकेट और इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। इसका एनसीईआरटी के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्टिविटी में बताया है। उन्होंने क्या किया, जैसे एक टेस्ट ट्यूब लिया, यहां पर इन्होंने NaOH लिया, साथ में जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले, ये रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्शन स्टार्ट होने से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। यहां पर एक बेसिकली पाइप की फिटिंग देकर हाइड्रोजन गैस के बाहर निकलने का एक रास्ता बना दिया। तो यहां से हाइड्रोजन गैस जैसे ही बाहर निकली, यहां पर आप लोगों ने कैंडल को रखा, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस इसके कांटेक्ट में आएगी, ये आपकी जो कैंडल है ये काफी ज्यादा तेजी के साथ पॉप साउंड विद पॉप साउंड, ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस यहां पर पॉप साउंड के साथ जलना शुरू कर देगी और आपकी जो कैंडल है वो बहुत तेजी के साथ लाइटनिंग शुरू कर देगी। तो इट इज अ जनरल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। यहां पर अब अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूं। देखो, ये जो NaOH और KOH है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार इनसे चीजें पूछी जाती हैं बेटा। NaOH और KOH ये ना डेलिक्विसेंट सब्सटेंस होते हैं, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस होते हैं बेटा। डेलिक्विसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं, इनको अगर मैं ऐसे खुले में रख दूं, अगर मैं ऐसा किसी बाउल वगैरह में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के को किसी रूम में दिन भर के लिए रखा छोड़ दूं, तो धीरे धीरे से ये होता तो है पैलेट्स की फॉर्म में यानी सॉलिड की फॉर्म में, तो काफी समय के बाद ये इतनी ज्यादा मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा कि खुद को सॉलिड से लिक्विड बना लेगा। क्या बोल रहा हूं, ये सॉलिड NaOH अगर आप यहां पे रखेंगे तो इतनी ज्यादा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से, हाइग्रोस्कोपिक भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं करते, लेकिन NaOH KOH जैसे सब्सटेंसेस डेलिक्विसेंट हैं। डेलिक्विसेंट का मतलब दे एब्जॉर्ब सो मच अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट दे कन्वर्ट देमसेल्फ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इतनी ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो NaOH और KOH के लिए ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करके लिखिए। एक न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन आप लोगों को पता होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या करते हैं, कोई बेस है किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है बेटा, आप पता है आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है ना। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें कुछ और, जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है या कॉपर ऑक्साइड ले रहा हूं, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन क्योंकि एक बेस है किसी एसिड के साथ अगर मैंने कराया तो क्या होने वाला है, तो कॉपर क्लोराइड यहां पर बन जाएगा सॉल्ट विद वाटर। सॉल्ट विद वाटर याद रखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ब्लैक कलर का होता है और कॉपर क्लोराइड जो आपको CuCl2 मिलता है ये ब्लू कलर का मिलता है। कुछ लोग इसको ब्लूइश ग्रीन भी बोलते हैं, ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी इससे रिलेटेड मानी जाती है। तो आई थिंक काफी सारी चीजें हमने एक्सप्लोर कर ली। एक क्वेश्चन आया था कि बेस को बेस के साथ रिएक्शन कराने वाला, यानी बेस को बेस के साथ रिएक्शन कराकर क्या होने वाला है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हमने कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैं अक्सर रिएक्शन को बैलेंस करके लिखते रहता हूं, उसका लॉजिक ही रहता है कॉपर 2+ का चार्ज है तो यहाँ पर 2 लगना है क्योंकि सोडियम +1 है, तो ऐसे लॉजिक लगा के भी आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। और कॉपर गया हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम गया सल्फेट के साथ, तो साथ में आपको Na2SO4 मिल गया। तो बेटा यहां पर जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है इसके पेल ब्लू
प्रेसिपिटेट आपको मिलते हैं, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट यहां पर मिले। अगर आप कॉपर हाइड्रोक्साइड की यानी इन प्रेसिपिटेट्स की फर्दर रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, अगर NaOH आपने एक्सेस में लिया तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। यानी आप ये कह सकते हैं कि पेल ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड रिमेन इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। NaOH में फर्दर ये डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स की रिएक्शन आप कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है, जो कि एक वीक बेस है, हाँ ये है कि आपको इसको एक्सेस में लेना चाहिए, तो क्या होने वाला है, कॉपर हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट हैं ब्लू कलर के, ये एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके डिसॉल्व हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स को तैयार करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये 4 है और OH होल ट्वाइस प्लस, अभी बैलेंस करते हैं, अमोनिया 4 हो चुका है तो यहां पर 4 आया, कॉपर 1, साथ में मिलेगा वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर 2 है, ऑक्सीजन यहां पर 4 प्लस 2 6 हो चुके हैं, 2 4 6, 2 यहां पर यूटिलाइज हुए तो 3 यहां पर यूटिलाइज हुए। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स यहां पर बना बेटा, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है टेट्रा अमीन AMM, टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड हाइड्रोक्साइड, जो कि डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है बेटा, डीप ब्लू, जिसको पर्शियन ब्लू यानी इंक जैसा नीला रंग वाला एक सॉल्यूशन बनेगा। तो आप ये बता सकते हैं यहां पर ये क्या है बेटा, बेस है, ये क्या है, बेस है, क्योंकि OH ग्रुप है, तो दो बेस रिएक्ट विद बेस, बेस ने बेस के साथ रिएक्शन की, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपकी केमिस्ट्री में काफी यूज होने वाला है। तो हमारे जो प्रिपरेशन और जनरल कैरेक्टर्स से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बेस का टेस्ट करते हैं विद बाय टेकिंग इंडिकेटर। ऑल्दो इंडिकेटर की डिटेल मैंने इससे ठीक पहले वाली जो एसिड की आपने क्लास देखी है उसके लास्ट में मैंने इंडिकेटर को काफी एक्सप्लोर करके पढ़ा रखा है, तो आप वहां पर उस क्लास को अगर देखेंगे तो आपको इंडिकेटर और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलो देखते हैं यहां पर इंडिकेटर कैसे काम करता है। यहां पर मैं सिर्फ बेस के इंडिकेटर के लिए बात कर रहा हूं, इसका डिटेल मैंने जैसे आपको बताया वहीं पर आप देखिए। तो बेस को लेकर जो डिफरेंट इंडिकेटर हैं, इसमें आप कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं। एक तो है लिटमस, लिटमस आप पेपर भी ले सकते हैं, लिटमस का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो लिटमस बेस को बेटा कन्वर्ट करता है रेड टू ब्लू। एक है आपके पास टर्मरिक, हल्दी, हल्दी के कलर को बेटा येलो से ये कन्वर्ट करता है येलो टू रेडिश ब्राउन, येलो टू रेडिश ब्राउन। और क्या करता है बेटा, यहां पर एक फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन नाम का सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। फिनोफ्थलीन को बेस कलरलेस टू पिंक करता है, कलरलेस टू पिंक करता है। एक डॉक नाम का DOCK डॉक प्लांट होता है बेटा, डॉक प्लांट भी एक तरीके से बेसिक नेचर का होता है। खैर इसको यहां पर हम इंपॉर्टेंस नहीं है तो आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बिच्छू घास ने काट लिया तो डॉग प्लांट से ट्रीटमेंट करते हैं। वो पॉइंट एक दिमाग याद आया था तो मैंने सोचा उसको बता दूं। खैर इट इज नॉट रिलेटेड विद इंडिकेटर। इसके अलावा बेटा मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज नाम से आपको पता चल रहा है ये ऑरेंज कलर का होता है और बेस इसको ऑरेंज टू येलो कन्वर्ट करता है, बेस इसको ऑरेंज टू येलो कन्वर्ट करता है। तो ये जनरल पॉइंट्स आपको कुछ याद रखने हैं रिलेटेड विद द इंडिकेटर विच इन्वॉल्व बेस। तो आई थिंक ये कंप्लीट कंसेप्ट आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। आप लगातार पढ़ते रहिए, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, प्रेशर ज्यादा नहीं लेना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए जम के। जितना अच्छे से आप पढ़ाई करते रहेंगे आपका काम उतना ही अच्छे से बनते जाएगा। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड डू वेल।